तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस के लेकर इंपोर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि हर रोज आपके लिए मैं जीके और जीएस ला रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम के 70% हिस्सा ही जीके और जीएस है। क्योंकि 70% आपके बिहार पुलिस में 70% जो पूछे जाएंगे वो जीके और जीएस ही पूछे जाएंगे। बाकी 30% जो बच रहा है, ये 30% में आपको अलग सब्जेक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो आपको जीके और जीएस पे ध्यान देना है, क्योंकि 70% की बात है। अगर आप भी चाहते हैं कि एक भी 70 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और 70 इसमें से जीके और जीएस रहेंगे, और आप भी चाहते हैं कि एक भी जीके और जीएस गलत ना हो, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। क्योंकि मैं बता दूं कि आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट मैं जीके ला रहा हूं ना, क्योंकि इस जीके से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप पूरा वॉच करके जाइए वीडियो, निश्चित आप कुछ ना कुछ 100% सीख के जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें कुछ सीख लेना है, कुछ जान लेना है और एग्जाम के लिए बेहतर करना है, एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। तो मैं आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और एक बात सुन लीजिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उससे जुड़ी हुई जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आप लोग हो सके तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी लेके जरूर बैठिए और जितने भी क्वेश्चन की मैं चर्चा करूंगा सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 21 जनवरी 1992, दूसरा ऑप्शन है 22 जनवरी 1990, तीसरा ऑप्शन है 21 जनवरी 1992 और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो 31 जनवरी 1992 होने वाला है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। और एक बात मैं बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्यकाल जो होता है, ये कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो आपको याद रखना है कि 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष होता है। और इसका गठन कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को। एक बात और मैं बता रहा हूँ, इससे जुड़ी हुई ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर पूछ दे कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है वो है रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को याद रख लेना है रेखा शर्मा। कौन है अभी? रेखा शर्मा। और एक बात और मैं बता दूं इससे जुड़ा हुआ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती जानकी पटनायक। कौन थी? जानकी पटनायक। आपसे क्या पूछेगा? 4 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, चारों क्वेश्चन आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो आपको बता देना है 31 जनवरी 1992 को हुआ था। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान में महिला अध्यक्ष कौन है, अगर पूछ देता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को याद रख लेना है रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। अगर प्रथम पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सबसे पहला जो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ उस समय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी जानकी पटनायक। कौन थी? जानकी पटनायक थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैं समझ रहा हूं कि आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे और अच्छे से समझते हुए चल रहे होंगे। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1993 और दूसरा ऑप्शन है 1992 और तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1950। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जब हुआ था वो समय था 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और उस समय प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो मैं बता दें, प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो न्यायमूर्ति, याद रख लीजिए मैं बता दे रहा हूं कि आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो न्यायमूर्ति, सुनिएगा न्यायमूर्ति, आराम से सुनिए और समझते हुए चलिए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो है वो बने हुए थे। आपसे मैं 2 क्वेश्चन में बता दी हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 ईस्वी में और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? न्यायमूर्ति
रंगनाथ मिश्र। कौन बने थे? रंगनाथ मिश्र। मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, रंगनाथ और मिश्र, रंगनाथ मिश्र। इस बात को याद रख लीजिएगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? रंगनाथ मिश्र बने थे। इस बात को याद रख लीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, पूछेगा। यहाँ पे राष्ट्रीय न दे के अंतर्राष्ट्रीय दे दे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और यहाँ पे दिवस दे दे। अगर पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो मैं 3-4 क्वेश्चन में बताया हूँ, फिर से जल्दी से चर्चा कर देता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ जाता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 1993 में। अगर पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो रंगनाथ आपको बने थे मिश्र। और आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लगाना है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन मैंने जिक्र किया है, वो बिल्कुल आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक भी फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, और जितने बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, अन्यथा पूछेंगे। संविधान के किस भाग में 17वें अनुच्छेद में कितना तक राजभाषा का वर्णन किया गया है? देखिए, राजभाषा का वर्णन किया गया है, पहला ऑप्शन क्या है? 343 से 351 अनुच्छेद में, 330 से 335 अनुच्छेद में, 140 से 160 अनुच्छेद में, और सभी। तो मैं बता दूं कि राज जो है थी संविधान के 17वें अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा का वर्णन 343 से 351 अनुच्छेद में किया गया है। और मैं बता दूं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 343 अनुच्छेद के द्वारा ही हिंदी संघ की भाषा को जोड़ा गया था। हिंदी संघ की भाषा को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किस 343 अनुच्छेद के अनुसार ही हिंदी को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। भाषा में हिंदी को जोड़ा गया था। और हमारी राष्ट्रीय भाषा ही कौन है? हमारी राष्ट्रीय भाषा ही कौन है? हिंदी है। कौन है? हिंदी। और किस नागरी में लिखा जाता है? तो देवनागरी। अभी फिलहाल में देवनागरी में हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं। कौन सी भाषा में? देवनागरी लिपि। तो देखिए, 4-5 क्वेश्चन मैं इससे जुड़ी हुई फिर से बता रहा हूँ, एक एक करते समझते हुए चलिए कि संविधान के भाग 17वें अनुच्छेद कितना तक राजभाषा का वर्णन है। तो आपको याद रख लेना 343 से 351, और 343 के अनुच्छेद के अनुसार ही हमारे हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को? हिंदी भाषा को। और हमारी राष्ट्रीय भाषा ही कौन है? हिंदी है। इस बात को याद रखिएगा। और हिंदी भाषा जो है वो हिंदी हम लोग किस लिपि में लिखा जाता है फिलहाल में? तो आप लोग को याद रख लेना है देवनागरी। कौन सी लिपि में? देवनागरी। और एक क्वेश्चन, सबसे फेमस क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए हैं। यही गलत बात है ना, बहुत आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। 14 सितंबर को आप लोग को क्या, 14 सितंबर आपको याद रख लेना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। एक बात और मैं बता देता हूं आप लोग को, यहाँ से तो मैं 3-4 क्वेश्चन में बता दिया। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट किया करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए और ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँ। देखिए, चौथे क्वेश्चन पे आ जाता है कि अस्थाई राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था? अस्थाई राजभाषा का गठन कब किया गया था? पहला ऑप्शन है क्या? 1944, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1961, और चौथा है सभी। तो अस्थाई राजभाषा का जो गठन हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में अस्थाई राजभाषा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। याद रख लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे वही पूछ दिया कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि आपको 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जुड़ा हुआ बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह कौन सा है? पहला है क्या? हाथ का पंजा,
दूसरा है कमल का फूल और तीसरा है हाथी और चौथा है झाड़ू। तो देखिए मैं बता दूं, आप लोग जानते भी होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह जो होता है वो हाथ का पंजा होता है। किसका होता है? हाथ का पंजा। इस बात को याद रख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह होता है हाथ का पंजा। और कमल का फूल किसका होता है? बीजेपी का, जिसको हम लोग भाजपा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? भाजपा को ही बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। और ये आपको हाथी किसका चिन्ह है? तो बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी। आपको याद रख लेना है कि बहुजन समाज पार्टी का कौन सा है? हाथी है। ये हाथ का पंजा किसका है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चिन्ह है। कमल का फूल किसका है? भाजपा का है। और बहुजन समाज पार्टी का क्या है? हाथी है। और झाड़ू जो है आप लोग को याद रख लेना है, आम आदमी पार्टी। आप जिसको बोलते हैं ना, आम आदमी पार्टी, आपका क्या है? झाड़ू है। मैं चारों में बता दिया, फिर से चर्चा कर देता हूँ, याद कर लीजिए। ये है कांग्रेस का, भारतीय कांग्रेस का, और यहाँ पे है भाजपा का। हाथी किसका है? बहुजन समाज पार्टी का। और झाड़ू किसका है? आपका। किसका? आपका, आम आदमी पार्टी। याद रख लीजिएगा, चारों से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तरीय दलों की वर्तमान संख्या कितनी है? मतलब हमारे भारत में कितने दल हैं? अभी फिलहाल में कितने दल चल रहे हैं? 4 कि 2 कि 6 कि 10? तो मैं बता दूं कि अभी जो है दल चल रहे हैं टोटल कितने? 6 चल रहे हैं। वो भी कौन कौन? तो 4 तो आप लोगों ने ये सुन ही लिया था। ये 4 दल कौन है? आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हो गया, और दूसरा आप लोग को याद रख लेना आप है। दूसरा कौन सा है? आप है। और तीसरा क्या कौन है? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। 3 आप लोग जान लिए। और चौथा क्या है? भाजपा है, बीजेपी, आप लोग जानते ही हैं। और चौथा क्या है? आप लोग को एनपीपी। आप लोग को और दो मैं लिख ही देता हूं तो आप लोग को दिखा देगा। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया आप लोग याद कर लीजिए। कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया 5वां है। और 6वां है एनपीपी। एनपीपी का मतलब होता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। 6 में आप लोग बता दिए फिर से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा में भाजपा आता है, तीसरा में बहुजन समाज पार्टी आती है, चौथा आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, और पांचवा आता है आम आदमी पार्टी, 6वां आता है कम्युनिटी पार्टी ऑफ इंडिया। याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं एक भी क्वेश्चन बेकार का ला रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ना, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 127, दूसरा है 122, तीसरा है 120 और चौथा है क्या चीज़? 101। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या पूछ रहा है, देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय, क्या पूछ रहा है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आप लोग को याद रखना है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो 124 अनुच्छेद के थ्रू हुआ था। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ये मेरे लिए सॉरी है, प्लीज़ सॉरी। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना किया गया था। और इसमें जो 127 दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 127, इसके तहत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व समिति से संदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो है उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था वो 124 अनुच्छेद के तहत हुआ था। ये याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन ही ला रहा हूँ ना आपके लिए, सब के सब इम्पोर्टेंट ही है, कोई मैं नहीं कह सकता कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या? अनुच्छेद 156, दूसरा है 150, अनुच्छेद 59 और क्या है? 101। इसका जो राइट आंसर होने वाला अनुच्छेद 156 होगा। 156 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। और मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत आदेशानुसार जारी कर सकता है। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि 161 अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को क्षमादान की शक्तियां प्रदान की जाती है कि जो किसी प्रकार की क्षमा कर सकता है, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवृत्ति के मापन का एसआई मात्रक होता है क्या? पहला है मीटर,
दूसरा है न्यूटन, वाट, कैलोरी। तो मैं बता दूं कि आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, इसमें भी नहीं है, इसका होता है हर्ज। हर्ज हर्ज जिसको हम लोग कैलोरी भी बोल सकते हैं, याद रख लीजिएगा। तो अब मीटर किसका है, मीटर, ये तो इसका राइट आंसर डी होगा, लेकिन मीटर किसका है, तो मीटर SI मात्रक किसका है, आप बताइए। मैं न्यूटन आप लोग को बता देता हूँ, न्यूटन जो है बल का SI मात्रक है, कि बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन है, और वाट जो है शक्ति का है। लेकिन आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि मीटर बहुत आसान है इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मीटर जो है किसका SI मात्रक है। अगर आप जानते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिर ये कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र, सभी। तो मैं बता दूं कि आप लोग को प्राथमिक क्षेत्रों को कहा जाता है कृषि क्षेत्र। क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। इसमें कृषि की जाती है, मछली पालन किया जाता है, इसमें मतलब कृषि वाला जितना भी कार्य रहेगा वो प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को आप यहीं पे सुन लीजिए, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या, औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। और एक और होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं क्या, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र माने जिसमें से स्कूल हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, LIC हो गया, उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। तो मैं बता दिया कि प्राथमिक क्षेत्रों को कृषि क्षेत्र, और दूसरा को औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा को सेवा क्षेत्र। तो आप लोग को इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर कृषि क्षेत्र होगा। पहला बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र को अभी मैं बताया औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं क्या, औद्योगिक। तो देखिए लोहा इस्पात ये औद्योगिक क्षेत्र में आता है, वस्त्र उद्योग, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये सब आते हैं। तो इसीलिए डी नंबर बिल्कुल क्या होगा, ई नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, चीन है, भारत है, अमेरिका है, सभी है। जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व देश के मालिक तथा लोगों के पास होता है, तो ये है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, जो कि हम लोग डिटेल में आप लोग को चर्चा में करूंगा। लेकिन अभी आप लोग याद रख लेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत होगा, याद रख लीजिएगा। और ये अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है, ये आप लोगों को याद करके आप लोग को, ये अगर आप जानते हैं तो इसका आप वीडियो में कमेंट करिए, और मैं यकीन के साथ कहता हूं इसका वीडियो में आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, इसके लिए जरूर आप कमेंट करिए, मुझे लगे कि आप पढ़ रहे हैं, मुझे यकीन तो हो कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आप लोग इसीलिए जरूर कमेंट करिए। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं, लेकिन हाँ आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर दें। आप लोगों का लाइक और कमेंट ही मेरे को मोटिवेट करता है आप लोग के वीडियो बनाने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप बेहतर से बेहतर करें और एग्जाम में इतना बेहतर करें कि जितना मैंने सोचा नहीं था। तो चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।